नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। पंचतत्व में विलीन हुए विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, और साथ ही ब्रिगेडियर लिंडर का भी हुआ अंतिम संस्कार। जनरल विपिन रावत जी के बाद अब दूसरा सीडीएस कौन हो सकता है? इसमें आर हरि कुमार और एमएम नरवणे का नाम सबसे आगे। एएमसी प्रोग्राम के लिए अब प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी तेजस मार्क 2 पर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स में लगाई स्पाइक NLOS। भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी के भी अपाचे में लग सकती है ये मिसाइल। रूस के S-500 के ऑफर पर भारत हुआ चुप। इसके बदले में DRDO अपने प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। भारत अब सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए 76,000 करोड़ के रेड कारपेट की योजना बना रहा है। अमेरिका की फर्म जनरल एटॉमिक्स ने अपने नए मोजो US का अनावरण किया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में अंत्येष्टि स्थल पर जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों कृतिका और तारणी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। ब्रिटेन समेत कई देशों के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर्स ने जनरल रावत जी को अंतिम सलामी दी। आज देश ने पूरे नम आंखों से जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भी विदाई दी। जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को एक ही चिता पर रखा गया। लगभग 800 सैन्य कर्मियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस भी भारत के पहले सीडीएस के अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर LS लीडर का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी और उनकी बेटी ने दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे। अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए ब्रिगेडियर की पत्नी टूटकर रोती हुई नजर आई। उन्हें जिसने भी देखा उनकी आंखें नम हो गई। बता दें कि ब्रिगेडियर LS लीडर देश के पहले सीडीएस के रक्षा सलाहकार थे। ब्रिगेडियर की मेजर जनरल के तौर पर होने वाली थी प्रमोशन। यह हादसा देश कभी नहीं भूलेगा और नम आंखों से उन सभी लोगों के लिए हमारी गहरी संवेदना है और हम उन सभी दिव्यांगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के जाने के बाद नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए चर्चाएं गर्म हो गई हैं। इस दौर में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और सेना प्रमुख MM नरवणे सबसे आगे बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि पिछली बार सीडीएस सेना से ही बनाए गए थे, इसीलिए इस बार सेना से बनाए जाने की संभावनाएं कम है। ऐसे में नए सीडीएस की नियुक्ति नौसेना या फिर वायुसेना से होने की संभावना ज्यादा है। दूसरी वजह यह है कि आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख बनने से पहले सीडीएस जनरल रावत के साथ उप सीडीएस के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसे में यह अनुभव उनके काम आ सकते हैं। 59 साल के हरि कुमार हाल ही में नौसेना प्रमुख बने हैं और वे 62 साल की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे जी की जो उम्र है वो 61 साल है। वो अगले साल अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए वो भी सीडीएस की दौड़ में प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा विवेक राम चौधरी भी सीडीएस पद के दावेदार माने जा रहे हैं और सरकार अब जल्द ही सीडीएस को लेकर फैसला ले सकती है, क्योंकि ये पद अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। एयर मार्शल BR कृष्णा को भी इसके लिए दावेदार माना जा रहा है। सीडीएस बनने के लिए 4 स्टार जनरल होना आवश्यक है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। साथ ही जो अधिकारी 4 स्टार जनरल बनने योग्य है उसकी नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी तीनों ही सेना अध्यक्ष ऑन ड्यूटी हैं और ऐसे में ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ऑन ड्यूटी किसी अधिकारी को सीडीएस के लिए प्रमोट किया जाए, क्योंकि जनरल रावत जी ने आर्मी चीफ के तौर पर अपना पूरा कार्यकाल निभाया था। उसके बाद वे सीडीएस के लिए गए थे। देखते हैं क्या निर्णय लेती है सरकार। भारत का AMCM Mark 1 जो फाइटर जेट है वो 2030 में अपने प्रोडक्शन में आ जाएगा और इसके बाद 2035 में AMCM Mark 2 का संस्करण आएगा। लेकिन 4 देश ऐसे हैं जो अपनी छठी पीढ़ी के यानी कि 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे चुके हैं, जो कि उस समय तक तैयार हो जाएगा। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना अब डायरेक्टली स्विच करना चाहती है 4.5 जनरेशन तेजस Mark 1A से 5th जनरेशन के AMCA प्रोग्राम में। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात को मान लेती है तो ये काम आसानी से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स की बात मान ली तो तेजस Mark 2 जो प्रोग्राम है वो खट्टाई में पड़ जाएगा और 2022 की शुरुआत में ही AMCA का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो जाएगा और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को AMCA प्रोग्राम के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, जिसमें कि वो AMCA Mark 1 का प्रोटोटाइप रोल आउट कर सकते हैं और इसकी पहली फ्लाइट 2024 तक की जा सकती है। वहीं भारत सरकार अगले साल होने वाले डिफेंस एक्सपो में अपने इंटरनेशनल पार्टनर की घोषणा कर सकती है, जिसके साथ
मिलकर भारत एक हाई थ्रस्ट इंजन को संयुक्त रूप से बनाएगा, वो भी AMCA प्रोग्राम के लिए। और इसके लिए एग्रीमेंट 2022 की पहली छमाही में हो जाएगा और इंजन प्रोग्राम के लिए अलग से $4 बिलियन का फंड भी क्लियर किया जाएगा। यानी कि तेजस मार्क 2 को किसी भी हाल में इंडियन एयरफोर्स नहीं लेना चाहती। ये बात आप बार बार उनके बयानों में सुन रहे होंगे, लेकिन ऐसा करना इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी इसीलिए है कि जब तक हम अपनी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आएंगे तब तक कुछ देश 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर स्विच कर जाएंगे। तो ऐसे में हमें पीछे नहीं होना, क्योंकि दोस्तों अब ये बार बार कहना हमारे लिए भी बहुत बोरियत होता है कि हमने ये काम पहले से सही समय पर नहीं किया। उसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेजस मार्क 2 बेहद इंपॉर्टेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे स्किप नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, रशिया ने अपने S-500 डिफेंस सिस्टम का ऑफर भारत को किया है, लेकिन भारत अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे रहा है। इसके पीछे की वजह भी है। सबसे पहली वजह यह है कि S-500 भारतीय सेना की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्वदेशी रूप से बनाई गई XRSAM और S-400 भारत की एयर डिफेंस क्षमता को काफी बढ़ा देंगी। और इसके अलावा भारत की जो 2 नए नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर मिसाइल BMD फेज 2 प्रोग्राम चल रहा है वो ज्यादा क्षमता वाला है, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और ये S-500 की तुलना में ज़्यादा सक्षम होगा। इसीलिए अब DRDO सीधा अपने प्रोग्राम पर ज़्यादा फोकस कर रही है, रादर देन कि हम S-500 खरीदते रहें, फिर ये कल को S-600 ले आएंगे, S-700 ले आएंगे। क्या हमारा यही काम है कि हम खरीदते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें अपने प्रोग्राम पर तो आगे बढ़ना होगा और यही वजह है कि हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने BMD फेज 2 प्रोग्राम पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अमेरिका की फर्म जनरल एटॉमिक्स ने एक नया अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाया है, जिसका उन्होंने अभी हाल ही में अनावरण भी किया। इसका नाम रखा गया है मोजेरी UAS। हालांकि इस नए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में MQ-9 रीपर का ही एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता वाला है और इसकी फायर पावर भी ज्यादा है। दूसरी तरफ आप सबको मालूम ही है कि भारतीय नौसेना जो अपना अगला एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिक्स फ्लीट वाला करना चाहती है, यानी कि उसमें कॉम्बिनेशन होगा कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का, जिसे कि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करेगा और भारत इस प्रोग्राम में अपनी इच्छा जता सकता है। जनरल एटॉमिक्स का कहना है कि उनका ये UAV 16 हेलफायर मिसाइल्स को दाग सकता है और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल मैरीटाइम सपोर्ट मिशन के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने अभी आपको हाल ही के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सेना अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को चाहती है और इसके लिए एक नया प्रोग्राम यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स एक्सपेरिमेंट 2021, जिसे कि स्ट्राइक प्रोग्राम कहा गया है, यह आयोजित किया गया और इस दौरान भारतीय सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने उन सभी भागीदारों से बातचीत की जो कि इस पर काम कर रहे हैं और इन सभी भागीदारों ने 32 प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए और इनमें भी कल्याणी ग्रुप ने अपने ऑल टेरन और MEPS 4x4 ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम को प्रदर्शित किया, जिसके सेंसर, पोजीशनिंग, मैपिंग, पाथ प्लानिंग और किसी भी तरीके की अवरोधों को ये पहचान सकता है और इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 48 घंटे का है। भारतीय सेना अलग अलग तरीके के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स लेना चाहती है और इन्हें हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विलांस, टैक्टिकल रिकॉग्निजेंस, टारगेटिंग एनिमी पोजीशंस, क्रिटिकल सप्लाई की डिलीवरी और रैपिड इवैक्यूएशन में इनका इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन अब तय समय बताएगा कि इन 32 प्रोटोटाइप्स में से कौन कौन से किन किन को भारतीय सेना सेलेक्ट करती है। अमेरिकी सेना ने 25 किलोमीटर रेंज वाली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल को इंटीग्रेट किया है अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स में। यह मिसाइल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जो कि इस नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल को डे और नाइट विजन की क्षमता प्रदान करती है और ये स्पाइक मिसाइल अपाचे हेलीकॉप्टर से स्टेट लिंक सिस्टम से जुड़ी रहती हैं और इसका इस्तेमाल एंटी टैंक ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और 6 भारतीय सेना के लिए आने वाले हैं और ऐसे में उनमें भी ये स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल लगाई जा सकती है। लेकिन इन मिसाइलों की खरीद सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से की जानी चाहिए, जो कि सस्ता भी पड़ेगा। भारत सरकार अगले 6 सालों में 20 सेमीकंडक्टर डिजाइन, कलपुर्जों के निर्माण और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को प्रोत्साहन दे सकती है, जिससे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन सके। अधिकारियों ने कहा कि सरकार के लक्ष्य में डिस्प्ले के लिए 1 से 2 फैब इकाइयां और डिजाइनिंग और निर्माण के लिए 10 यूनिटें शामिल हैं। सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल से लेकर हैंडसेट तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है और इस अनुमोदन को अगले सप्ताह कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय
बारीकी से विवरण पर काम करेंगे और आवेदन को आमंत्रित करेंगे। दरअसल दुनिया सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही है और चिप्स लगभग सभी उद्योगों में उत्पादन लक्ष्यों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सब कुछ कारों से लेकर टीवी, लैपटॉप, एयरबड्स और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।